हम लोग देख रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकार में हम लोग देख रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा जो संविधान बना है उसमें उपचार के अधिकार दिए गए हैं, उसको टाइम टू टाइम उसे परिवर्तन किए जा सकते हैं, उसमें उपचार किया जाए ताकि जो संवैधानिक जो है वो ठीक ठाक रहे। इसके अलावा कुछ कुछ जो है वो बंदी को लेकर के कुछ कुछ चीजें हैं जो कि उसको रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर इसमें प्रावधान किए हैं। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन या तर्कहीन या शक्तिहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। प्रभावी मशीनरी होनी चाहिए जो इन संविधानों को लागू करे। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त करता है। दूसरे शब्द में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों की वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा का हृदय है। कौन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान है। पहला है मूल अधिकारों का परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही या उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार प्रभुत्व हैं। तो जो उच्चतम न्यायालय है उसमें आप अपने मूल अधिकार के लिए सीधा पहुंच सकते हैं। आपको बीच में किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा जारी रिट में शामिल हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और क्या शामिल है? इसके अलावा इसमें शामिल है जो कि न्यायालय रिट जारी कर सकता है, परमादेश, प्रतिषेध, इसके अलावा है उत्प्रेषण, इसके अलावा है अधिकार परीक्षा। इसमें हम लोग पहला देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अगर मूल शब्द देखें तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रस्तुत किया जाए। मतलब जो बंदी जिसे आपने बंदी बना रखा है, किसी को आपने अरेस्ट कर लिया है और उसे आपने गुप्त जगह पर रखा है, ऐसा नहीं है। आपको 24 घंटे के अंदर, अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने लाना होगा या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, इसे उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायालय मामले की जांच करता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है, इसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रिट तब जारी नहीं की जा सकती है, यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता है यदि जब हिरासत कानून सम्मत हो, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो और न्यायालय के द्वारा हिरासत या हिरासत न्यायालय के
न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो तो यह नहीं हो सकता। दूसरा है परमादेश। परमादेश वह शाब्दिक अर्थ है जिसे यानी कि कोर्ट आदेश करता है, हम आदेश करते, ये कहना है जिसमें उच्चतम न्यायालय आदेश देता है। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया गया है ताकि उनसे उनके कार्यों और उससे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ सम्मन उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता है निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, ऐसे विभागों या गैर संवैधानिक है उसके, और जब कर्तव्य विवेकानुसार नहीं हो तो संवैधानिक दायित्व के लागू करने के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है उनके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है, रिट जारी नहीं किया जा सकता है। फिर है प्रतिषेध। प्रतिषेध शाब्दिक अर्थ है, प्रतिषेध मतलब होता है रोकना, रोकना। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, इस प्रकार से शब्द निकल करके आते हैं। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने से के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, अब प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता है। जो प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहेगा, ये सीधा सक्रिय रहेगा। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों को लिए उपलब्ध नहीं होगा। प्रतिषेध। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना, प्रमाणित होना मतलब ये प्रमाणित हो चुका है। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों का स्थानांतरण को सीधे पत्र जारी कर किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून के खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस पर प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक या सहायक दोनों तरह का होता है। जैसे कि पहले उत्प्रेषण की रीट न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों की प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकाय एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों में उपलब्ध नहीं है। फिर एक होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब है, शाब्दिक अर्थ है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, वारंट के द्वारा इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण ग्रहण करने से रोकता है, मतलब पूछने का अधिकार है। रीट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामलों में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। अन्य चार रीटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। फिर एक आता है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार।
सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए होता है, ताकि वो अनुशासन में रहें। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। यह सिर्फ संसद कर सकती है, राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस तरह संसद ने सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, इसके अलावा वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिनियम 1966, पुलिस बल अधिनियम 1966 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आदि प्रभावी बनाए गए। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन का अधिकार आदि पर रोक लगाते हैं। सैन्य बलों के सदस्य अभिव्यक्ति का अभिप्राय, इसमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेना में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी जो भी हैं, वो सब अधिनियम इन पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्मित संसदीय विधि, जहां तक मूल अधिकारों के कानून के संबंध है, कोर्ट मार्शल, सैन्य विधि के अंतर्गत स्थापित जो अधिकरण है को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार से अपवर्जित करती है, अलग करती है। फिर है मार्शल लॉ का मूल अधिकार। मार्शल लॉ मार्शल लॉ का मूल अधिकार, यह अनुच्छेद 34 का वर्णन है। मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान करता है। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन है। मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया है, यानी कि ब्रिटिश कानून से लिया गया है। हालांकि मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई है, पर इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। यह ऐसी स्थिति का परिचायक है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों द्वारा संचालित किया जा सकता है। इस तरह वहां साधारण कानून निलंबित हो जाता है और सरकारी कार्यों और सैन्य अभिकरणों के अधीन किया जा सकता है। ये मार्शल लॉ एक अलग प्रक्रिया है। यह सैन्य कानून से अलग है, जो कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है। मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इस अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी लागू नहीं किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों में, जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जा सकता है। जैसे अन्य देशों में, जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में होता है, इस प्रकार का हमारे यहाँ कानून
सैनिक कानून व्यवस्था नहीं है कि वो जो है वो संसद के ऊपर सवार हो जाए। इसका न्यायोचित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाई रखी जा सके। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय में सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। वे अधिकारों पर प्रतिबंध, यहां तक कि किसी निजी मामले में अधिकारों को मृत्यु दंड तक लागू कर सकता है, ऐसी क्षमता है। उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता। यहां भी अगर कोई इस चीज को आपने अरेस्ट किया है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा जा सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण चाहिए। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है जिसको मानते हैं इमरजेंसी, उससे ये अलग है। दोनों के बीच विभेद या अंतर में हम लोग देख सकते हैं, आगे देखेंगे कभी। मूल अधिकारों का प्रभाव। अनुच्छेद 35 के केवल संसद को कुछ विशेष अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड व उनके प्रकार में एकता है। इस दिशा में अनुच्छेद 35 जो है वो निम्नलिखित व्यवस्था करता है। उसमें पहला है, संसद के पास, विधानमंडल के पास नहीं है। उसमें पहला है, किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास करने की व्यवस्था है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना है। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों का प्रतिबंध है, यह अनुच्छेद 33 का जिक्र है। किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना, यह अनुच्छेद 34 में इसका जिक्र है। अब संसद के पास की बात करें तो संसद के पास और क्या क्या है जो कि राज्य विधानमंडलों के पास नहीं है। इसे पहला है, इसके तहत कहा गया है कि अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 एवं मानव के दुर्व्यापार या बलात्कार श्रम से इसमें निषेध की बात की गई है। तीसरा है कि हम लोगों ने जो भी कुछ देखा, इसमें संविधान के अस्तित्व में आने के समग्र समय प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा उसमें कुछ परिवर्तन, निरसित या संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रकरण के साथ।